how are you all? Okay, so I hope you are excited and finally ready to start with the explanation and to start the journey of the new book, that is the English book for your class 12. ओके, बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं. उसके पहले मैंने आपसे एक पीडीएफ शेयर किया है ग्रुप्स में. प्लीज़ वो पीडीएफ ओपन करके पेज नंबर 84 पर आपको जाना है. पेज नंबर 84, दैट इज़ द फर्स्ट पोम ऑफ सेक्शन 2. हम सेक्शन 2 से पहले स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज मेनी स्टूडेंट सेड मैम एक्सप्लेनेशन पहले एक पोम से स्टार्ट करते हैं, यू फील मोटिवेटेड, अच्छा लगता है पोम पढ़ना. तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द पोम दैट इज़ द सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड. टाइटल एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूँ ये पोम है किस बारे में. बहुत बार ह्यूमन लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो आप डे 1 से लेके लास्ट डे तक फेस करते हैं टिल द एंड ऑफ योर लाइफ. दैट इज फेसिंग योर फियर्स, अपने डर से जीतना, ओवरथिंक करना हर सेकेंड पर्सन का प्रॉब्लम है. समवेयर यू ओवरथिंक अ लॉट. थर्ड थिंग, हाउ टू नो योर सेल्फ. बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी सक्सेस के लिए, हम अपने आप को इंस्पायर करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हम खुद को नहीं पहचान पाते और हम सिर्फ रैट रेस में लग जाते हैं. हम सिर्फ जो भी हमारा करिकुलम या डेली कोर्स है हम उसमें लग जाते हैं. तो ये एक पोम है जो ना कि सिर्फ एक सिलेबस है आपकी इंग्लिश का, लेकिन इसमें आपको आपकी लाइफ की कुछ लर्निंग्स के बारे में भी पता लगेगा. व्हाट लर्निंग्स यू आर गोइंग टू कोप अप विद दिस इज, आप ओवरथिंक अगर करो तो क्या सिचुएशन आगे आ सकती है, या व्हाट इफ़ यू नो योर सेल्फ. अगर आप अपने आप को जानने लग जाओ तो कितनी सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती है, उस बारे में ये पोम है. तो जो पोएट है उनने ये पोएम लिखा है और उनने बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि कैसे हम जब खुद को जानने लग जाते हैं, जब हर क्वेश्चन के आंसर्स हमारे पास ही है, हमको किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, तो कैसे हम अपनी लाइफ में इजीली जो हमको लाइफ चूज़ करना है हम चूज़ कर सकते हैं. एंड एज इट इज़ सेड कि लाइफ वही है जो आप खुद चूज़ करते हो. यू कैन नॉट पुट एनीथिंग ऑन अदर्स. जब भी कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई यू आर नॉट एबल टू टेक अ डिसीजन, तो आप अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं, अपने रिलेटिव्स के पास जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के पास जाते हैं, अपने कॉलीग्स के पास जाते हैं. बट वॉट इफ दे आर नॉट अवेलेबल, इट हर्ट्स यू, आपको हर्ट होता है, राइट? इसीलिए वी आर studying this poem with a very objective of knowing ourselves, खुद को जानना. and what happens when you know yourself, it means जब आप खुद को जानते हो तो क्या हो सकता है और खुद को हम कैसे जान सकते हैं. So before starting with the poem that is titled Song of the Open Road, I'll tell you something about the author. Author's name is Walt Whitman. Walt Whitman was a very famous author. इनकी एक पोइट्री की बुक है लीव्स ऑफ ग्रास, उसमें ये पोएम था सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड. ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ फ्री वर्स. फ्री वर्स यानी होता है जब भी हम कोई पोम पढ़ते हैं या हम यूजुअली सुनते हैं तो उसमें एक राइमिंग होता है, जैसे सॉन्ग में होता है वैसे कुछ राइमिंग वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसी इंटोनेशंस होती है जिसको पढ़ के या जिसको सुन के हमको बहुत अच्छा लगता है, एक रिदम होता है. लेकिन फ्री वर्स मतलब होता है जिसमें कोई राइम नहीं होता. इट इज़ ओपन, इट इज़ फ्री लैंस्ड राइटिंग. आप किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हो. तो इसीलिए the author that is Walt Whitman usually used to write the poem in free verse, और इसीलिए उनको father of free verse भी बोला जाता है. So he is अगर आप इनकी दूसरी पोम भी पढ़ेंगे इन योर फ्री टाइम, दैट इज़ वेरी इंस्पायरिंग. ये यूजुअली बहुत इंस्पायरिंग पोम्स लिखते हैं. एंड वन ऑफ वेरी वेरी इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग पोएम दैट इज़ द सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, जो हम आज पढ़ने वाले हैं. इसीलिए इसका पर्पस यही है कि ये बहुत फेमस है एंड बहुत ही मोटिवेटिंग है, बहुत इंस्पायरिंग है, जो हमको ना सिर्फ अपने कोर्स में बट हमारी लाइफ में काम आती है. इसीलिए दिस इज़ द रीज़न कि आपको फर्स्ट पोम है आपके सेक्शन 2 का. सबसे पहले आपको ये पोएम दिया गया है.
सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट ऑल माई स्टूडेंट्स टू प्लीज़ take a pencil or a pen with you. Pen is preferable. Then please make a note of all the difficult meanings I am telling you. जो difficult meanings है, जितने भी आपको words नहीं समझ में आ रहे हैं, वो जो भी मैं अभी आपको एक एक वर्ड समझाऊंगी, आप हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, मराठी, जो भी लैंग्वेज में आपको समझता है उसको लिखो, क्योंकि ये आपको लाइफ लॉन्ग, जब तक आपका बोर्ड एग्जाम्स आता है तब तक आपको काम आएगी. एंड इवन लाइफ लॉन्ग आपको वोकैबुलरी आपकी बढ़ेगी ये सब मीनिंग्स लिखने से. बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारी डेली लाइफ में हम नहीं सीख पाते, पर पोम्स और नॉवेल्स और पोइट्री और चैप्टर्स पढ़ के हमको समझ में आते हैं, हम पढ़ सकते हैं. तो प्लीज़ एक अलग से अपना बुकलेट बनाओ जिसमें आप सिर्फ आपका वोकैबुलरी बुक रखो, जिसमें आप चैप्टर वाइज, पेज नंबर और चैप्टर वाइज आप प्लीज़ उसमें मेंशन करो, ताकि जब आप उसको बोर्ड एग्जाम के लिए भी पढ़ो तो आप उसको रेफर कर पाओ. ओके, और मेक श्योर यू आर राइटिंग ऑल द मीनिंग्स. आई विल कवर ऑल द डिफिकल्ट मीनिंग्स. अगर कोई ईजी या कोई ऐसा भी वर्ड है जो आपको नहीं समझता है, यू कैन राइट इन द कॉमेंट बॉक्स एंड रिप्लाई. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन. बी अटेंटिव, टेक आउट योर, वैसे तो मैंने ये स्लाइड में दिया है, स्लाइड शो में आपको पोम, बट बेटर हम अपनी बुक के साथ पढ़ेंगे तो एक वाइब अलग आती है, एक अच्छी वाइब आएगी, और आप उसमें पेंसिल से भी या पेन से भी उसमें मीनिंग्स लिख सकते हो खुद के हाथ से, तो दैट वुड बी मोर बेटर. ओके, सो मेक श्योर यू आर राइटिंग द मीनिंग्स ऑफ व्हाटएवर आई एम एक्सप्लेनिंग. तो चलो स्टार्ट करते हैं. ये जो पोम है, ये ऑथर अपने बारे में बताते हैं और ये बोलते हैं, अ फूट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड. अ फूट मतलब होता है ऑन फूट, विथ माई लेग्स ऑन फूट. आई एम गोइंग ऑन एन ओपन रोड. मैं एक रास्ते पर जा रहा हूँ, एक कदम मैं चल रहा हूँ. कहाँ पे? रास्ते पे. नाउ डोंट इमेजिन दिस ओपन रोड एज एक्चुअल ओपन रोड. ये ओपन रोड जो है ये सही में कोई एक खुला हुआ रास्ता नहीं है. ये इमेजिन कर रहा है, ही इज रिलेटिंग ओपन रोड टू हिज लाइफ. अपनी लाइफ के साथ ये ओपन रोड को रिलेट कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं, अ फूट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड, हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी. मैं एक ओपन रोड, मैं एक फ्री लाइफ, एक फ्री रास्ते पे चल रहा हूँ, जहाँ पे मैं हेल्दी हूँ, मैं फ्री हूँ, द वर्ल्ड बिफोर मी. मतलब कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं है. ऑब्स्टेकल्स मतलब कोई कठिनाइयाँ नहीं है, हेल्दी है, बहुत ज़्यादा हेल्दी इन्वायरमेंट है, मैं फ्री हूँ, मेरे ऊपर कोई बैरियर, मेरे ऊपर कोई रुकावटें नहीं है. द वर्ल्ड बिफोर मी, जो मेरे सामने की दुनिया है वो मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा फ्री है. मुझे कोई भी चीज़ का बर्डन या मेरे बीच में कोई भी रुकावट नहीं है. द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेरेवर आई चूज. अब जैसे ये ओपन रोड की बात करें तो दे आर इमेजिनिंग कि ओपन रोड कैसा होता है, ब्राउन पाथ होता है. तो द ब्राउन पाथ में वो चल रहे हैं, बिफोर मी लीडिंग वेरेवर आई चूज. अब इसका ये जो रास्ता है ये वहाँ नहीं जा रहा जहाँ ये लेके जाएगा. ये कहाँ जाएगा? जहाँ इसको मैं लेके जाऊँगा. मतलब वेरेवर आई चूज. यू नो व्हाट द पोएट वांट टू से हियर. क्या बोलना चाहते हैं कि जब भी आप कोई रास्ते पे चलते हो तो ये आपके ऊपर है कि आपको ये कहाँ जाना है. रास्ता चूज करना, दैट इज आपकी डेस्टिनी चूज करना, आपकी लाइफ चूज करना इज ऑल योर चॉइस. ऑब्वियसली इट इज सेड, यू लिव अ लाइफ यू ड्रीम ऑफ. तो जहाँ भी आप चलोगे, जो भी रास्ते पे आप चलोगे, उसी रास्ते पे आपको वो मंजिल मिलेगी. एंड दैट इज व्हाई द पोएट इज सेइंग, द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेरेवर आई चूज. ये मुझे वही लेके जाएगा जहाँ मैं चूज करूँगा. मतलब मेरे ऊपर ये डिसीजन है. द all the things are on me. नेक्स्ट लाइन देखो, henceforth I ask not good fortune. मतलब हमारी हमेशा एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, वी ऑलवेज आस्क फॉर थिंग्स, वी आस्क फॉर प्रेयर्स. जब भी कोई डिफिकल्ट टाइम आता है हम प्रे करने लग जाते हैं, हम चीज़ें मांगने लग जाते हैं, लेकिन हेल्प मांगने लग जाते हैं. बट व्हाट द पोएट इज सेइंग, henceforth मतलब होता है therefore, इसीलिए आई आस्क नॉट गुड फॉर्चून. फॉर्चून मतलब होता है लक, नॉट गुड फॉर्चून मतलब गुड लक. मैं किसी से भी भाग्य, मैं किसी से भी एक गुड लक नहीं मांग रहा हूँ. आई एम माई सेल्फ इन गुड फॉर्चून. मैं अपने आप को ही क्या मानता हूँ? मैं अपने आप को ही
गुड लक मानता हूँ, मैं अपने आप को ही गुड फॉर्चून मांगता हूँ। एंड henceforth आई whimper नो मोर। जैसे पहले उन्होंने बोला कि मुझे किसी से भी लक नहीं चाहिए, मैं ना भगवान से, ऑब्वियसली अब किससे प्रे करते हो, भगवान से, तो मैं किसी से गुड लक नहीं मांगता हूँ, मैं भगवान से गुड फॉर्चून नहीं मांगता हूँ, मैं खुद ही अपने आप को क्या समझता हूँ, भाग्यशाली समझता हूँ, मैं अपने आप को एक पर्सन विद गुड फॉर्चून समझता हूँ। henceforth, इसीलिए आई विम्पर नो मोर। बहुत सारे लोग होते हैं जो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, जो हमेशा हमारी जो सिचुएशन है, हमारे साथ जो चीज़ें होती है, हमारे जो इंस्टेंसेस है लाइफ को, उसके लिए हम रोते हैं, राइट। तो उस रोने को, नॉट एक्चुअली क्राइंग बट मेकिंग कंप्लेन्स ऑफ ऑलवेज, बहुत सारे आपके फ्रेंड्स होते हैं जो हमेशा आपके पास आते हैं और बोलते हैं यार मेरी पढ़ाई नहीं हुई, और आप बोलते हो यार इतना क्यों रोता है, बोलते हो, तो ये रोना, दैट इज नॉट एक्चुअल क्राइंग बट कंप्लेनिंग ओवर थिंग्स ऑलवेज इज नोन एज विम्परिंग, दैट इज विम्पर करना, ओके। तो पोएट इज सेइंग henceforth I whimper no more, मैं बहुत ज़्यादा रोता नहीं हूँ मैं कोई चीज़ में, अब मैंने कंप्लेन करना बंद कर दिया है। पोस्टपोन्ड नो मोर, पोस्टपोन करना यानी चीज़ों को आगे बढ़ाना, चीज़ों को प्रोकास्टिनेट करना। तो अब मैं रोता भी नहीं हूँ और मैं चीज़ों को डीले भी नहीं करता, मेरा जो काम है मैं तभी करके फिनिश करता हूँ, दैट इज टाइम इज नाउ, आई डोंट डिले the things to tomorrow or any further time, need nothing, मुझे कोई भी चीज़ की अब अभिलाषा नहीं है, मुझे कोई भी चीज़ की अब ज़रूरत नहीं है, मैं खुद में अपने आप को एक सफिशिएंट पर्सन मानता हूँ। डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स, मैं अब जितनी भी अपने इंडोर मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हम खुद कंप्लेन करते हैं, यार मेरे पास काश ऐसा होता, ये काश वर्ड हम बहुत यूज़ करते हैं, काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास वो होता, अब मैं वो सब चीज़ों से आगे बढ़ चुका हूँ, अब मुझे कोई भी चीज़ से कोई भी कंप्लेन नहीं है, ना मुझे बाहर वालों से कोई शिकायत है, कंप्लेन मतलब होता है शिकायतें, मुझे ना बाहर वालों से कोई शिकायत है, ना खुद से कोई शिकायत है, और अगर कोई और भी मेरे लिए शिकायत करता है तो मुझे उससे भी कोई शिकायत नहीं है। लाइब्रेरीज क्वारलस क्रिटिसिज्म्स, लाइब्रेरीज मतलब बहुत ज़्यादा जो लाइब्रेरी होती है ना, ऑर्गेनाइज, फुल ऑफ बुक्स, फुल ऑफ थिंग्स, सो द पोएट इज रिलेटिंग दिस टू द रेगुलर लाइफ। अब मैं बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में, बहुत ज़्यादा क्राउड के बीच में, बहुत ज़्यादा लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होता हूँ। क्वेरलस, द प्रोनाउंसिएशन इज क्वेरलस, ओके, बहुत सारे लोग इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं। क्वेरलस मतलब होता है बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में a type of fight or complain karna, whine karna, basically that is querulous, okay। So I have stopped being a part of these things। criticisms यानी किसी को नीचा दिखाना, किसी के लिए कंप्लेन करना, ये सब चीज़ों से मैं क्या हो चुका हूँ, ये सब चीज़ों से मैं आगे बढ़ चुका हूँ। स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट आई ट्रेवल द ओपन रोड, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत होके, आई एम अलोन इनफ, एंड कंटेंट, कंटेंट मतलब खुद में भरा हुआ, खुद में सेटिस्फाइड, आई एम कंटेंट, आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड, मैं पूरा का पूरा खुद से सहमत हूँ और पूरा का पूरा खुद में ही काबिल हूँ कि मैं अकेले इस रास्ते पर चल सकता हूँ। आई ट्रैवल दी ओपन रोड, और मैं अपने लाइफ में फ्रीली आगे बढ़ रहा हूँ। द अर्थ दैट इज सफिशिएंट, ये जो अर्थ है ये मेरे लिए क्या है, सफिशिएंट है, मैं जहाँ रह रहा हूँ मेरे लिए ये जगह सफिशिएंट है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप जहाँ हो ऐसा बोलते हैं ना, यू आर नॉट सेटिस्फाइड इन वॉट यू हैव बट यू ऑलवेज कंप्लेन फॉर वॉट यू डोंट हैव। तो उसी चीज़ को माइंड में रख के पोएट बोल रहे हैं कि द अर्थ दैट इज सफिशिएंट, ये जो धरती है, ये जहाँ मैं रहता हूँ, मेरा जो जगह है, ये मेरे लिए सफिशिएंट यानी क्या होता है, मेरे लिए ये संपूर्ण है, मेरे लिए इनफ है, मुझे इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। आई होप, हम सेकंड पेज में जाने से पहले आई होप आपको इसका मीनिंग, इन सब चीज़ों का मीनिंग और आपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स का मीनिंग लिख लिया होगा। मैं एक बार आपको रीड करके बताती हूँ इतना, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
एंड आई होप आप भी मेरे साथ रीड करो साथ साथ में, एंड प्लीज मैच द इंटोनेशन. रीडिंग इज ऑल्सो, आपके जो अलग से 20 मार्क्स होते हैं और बहुत सारे ऐसे इंटरनल मार्क्स होते हैं, यू नो रीडिंग हैबिट्स हमारी गलत होती है, यू नो नॉट ओनली फोकसिंग ऑन द मार्क्स, लेकिन हमारी रीडिंग हैबिट्स इंपॉर्टेंट होना बहुत ज़रूरी है गाइस. तो जब भी मैं रीड करती हूँ, हर चीज़ का मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में भी कि एक इंटोनेशन होता है. इंटोनेशन यानी क्या होता है? पिच ऑफ योर टॉकिंग. जब आप सॉरी बोलोगे तो अपने आप आपकी वॉइस क्या हो जाएगी? सॉरी. यू डोंट से सॉरी, you say sorry. When you say wow, you don't say wow, you say wow, right? तो आपका जो इंटोनेशन होता है, जैसे हम पढ़ते हैं तो यू नो पढ़ने में क्या होता है, पढ़ने के साथ साथ हम चीज़ों को विजुअलाइज भी करते हैं, हम चीज़ों को इमेजिन भी करते हैं, और इमेजिन करते करते हम उसको उस तरीके से पढ़ पाते हैं. हम इंटोनेशन यूज़ करते हैं जिसको पढ़ने में भी मज़ा आता है और आपको समझने में भी ईजी होता है. तो चलो मैं रीड करती हूँ. रीड हम जब स्टार्ट करते हैं तो ऑलवेज स्टार्ट द पोएम with the title of the poem and with the name of the author. Okay, जब भी आपको रीडिंग स्टार्ट करना है तो आपको ऑथर के नाम और टाइटल के नाम से स्टार्ट करना है. जैसे सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड बाय विल वॉटमैन. ओके, एंड whenever you start or whenever you start speaking, you have to take a pause. आपको एक pause लेने की ज़रूरत है, ठीक है? Okay, the song of the open road by Will Watman. Afoot and light-hearted, I take to the open road, healthy, free, the world before me, the long brown path before me, leading wherever I choose. Henceforth, I ask not good fortune, I myself am good fortune. Henceforth, I whimper no more, postpone no more, need nothing. Done with indoor complaints, libraries, querulous criticisms, strong and content, I travel the open road, the earth that is sufficient. Are you getting? आई होप आपने मेरे साथ रीड किया हो. अगर नहीं किया होगा तो प्लीज़ पॉज द वीडियो और एक बार फर्स्ट पेज रीड करो एंड देन गो टू दी सेकेंड पेज. अच्छा, अब हम आगे का पढ़ते हैं. आई होप आपको इतना समझ में आया हो. नेक्स्ट लाइन गोज एज आई डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टलेशंस एनी नियरर. इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? देखो लास्ट लाइन में द अर्थ दैट इज सफिशिएंट, मतलब ये जो धरती है, ये जो मैं जहाँ रहता हूँ, जो मैं द प्लेस वेयर आई लिव इज सफिशिएंट फॉर मी. ये मेरे लिए क्या है? ये मेरे लिए इनफ है, ये मेरे लिए सफिशिएंट है. आई डू नॉट वॉन्ट कॉन्स्टलेशंस एनी नियरर. कॉन्स्टलेशन यानी क्या होता है? मुझे चांद तारे, फेट, डेस्टिनी, मुझे ये सब चीज़ें, इन्फ्लुएंशियल पीपल, मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए. मेरे पास जो है मैं उसी में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ. मुझे चांद तारे, मुझे आसमान की ऊंचाई, मुझे इन्फ्लुएंशियल लोग, मुझे बहुत ज़्यादा फेम, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए. आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर. ये सब चीज़ें जो चांद तारे, फेट, डेस्टिनी, ये जो है ये अपनी जगह में सही है, ये अपनी जगह में wherever they belong, मतलब ये जहाँ रहते हैं ये वही के लिए सही है. मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए. I know they suffice for those who belong to them. Okay, यहाँ पे एक वर्ड आया है suffice, that is SUFFICE. अच्छा, इसका प्रोनाउंसिएशन दो तरीके से होता है. इसका मतलब होता है सफिशिएंट. एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज सिफाइस. प्लीज़ अगर आपको नहीं समझे तो आप हिंदी में लिख सकते हैं. इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज सिफाइस, लेकिन हम जो लिटरेचर लैंग्वेज बोलते हैं रियल प्रोनाउंसिएशन इज सिफाइस, बट इसका सफिक्स बोला जाता है. बट सफिक्स मीन्स नॉट जो हम ग्रामर में पढ़ते हैं उसमें एक्स आता है लास्ट में, राइट? सो इसीलिए इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज सिफाइस, और इसको हम सफिक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका मतलब होता है सफिशिएंट. बट मेक श्योर अगर आपको जब भी प्रोनाउंस करना हो, यू प्रोनाउंस दैट सिफाइस. ओके, आई एम रिपीटिंग, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द स्पेल SUFFICE is suffice. Okay, you don't have to stress on C, but you have to stress on fice. Okay, so suffice, that is the pronunciation. Okay, so I know they suffice for those who belong to them.
जिसके पास ये है उनके लिए ही ये सफिशिएंट है, उनके लिए ये इनफ है, ये जहाँ है वहाँ पे ये सही है। मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, मेरे पास जो भी चीज़ें हैं, मैं जहाँ पे भी हूँ, मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। ये पोम यहीं पे एंड होती है। उसके बाद एक 4 लाइन उनने ब्रैकेट्स में, इफ़ यू कैन सी, देखो 4 लाइन जो 4 से 5 लाइन है वो ब्रैकेट में दी गई है। तो वो ब्रैकेट के अंदर वो और कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं। तो देखिए हम वो क्या बोल रहे हैं। स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन। बर्डन यानी क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर कोई बर्डन हो, तो उसको कठिनाइयाँ हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बर्डन्स। लेकिन क्या बर्डन्स कभी डिलीशियस होते हैं? डिलीशियस यानी नॉट टेस्ट वाला डिलीशियस, नॉट यम्मी, बट यहाँ पे डिलीशियस मतलब है उनके लिए खुशी है, उनके लिए बर्डन्स बहुत ज़्यादा, वो खुश हो रहे हैं बर्डन से। ही इज़ नॉट सैड विद द बर्डन। बर्डन के साथ डिलीशियस लगा के उन्होंने ये पूरे वर्ड को क्या कर दिया है, पॉजिटिव कर दिया है। फिगर ऑफ स्पीच में हम पढ़ेंगे दो अपोजिट आइडिया को एक साथ लेके आना, पैराडॉक्स, ये हम आगे जाके फिगर ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे। ओके, सो डोंट गो विद दैट, बट listen to the line properly. Still here I carry my old delicious burden. मतलब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने जितने भी बर्डन है, ऐसा नहीं है कि मैं आगे बढ़ गया हूँ तो मैं सब चीज़ों को छोड़ चुका हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन गया हूँ। मेरे अंदर भी, बिकॉज ऑब्वियसली वाई, आपको पता है क्यों ऑथर ये बोलना चाहता है या क्यों बताना चाहता है कि आई एम लीविंग विद द बर्डन। द रीज़न इज कि हम कभी भी कितनी भी कोशिश करें, हम हर चीज़ को भूल नहीं सकते, राइट? हम आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली आप 100% अपनी फीलिंग्स को, अपनी मेमोरीज को डिलीट नहीं कर सकते, राइट? इसीलिए पोएट बताना चाह रहा है कि आपको वो रास्ता चुनने की ज़रूरत है जहाँ आप खुद ही अपने आप से क्या हो, सेटिस्फाइड हो, जहाँ आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। और आपको किसके साथ ही आगे बढ़ना है, अपनी बर्डन के साथ ही आगे बढ़ना है, क्योंकि ऑब्वियसली आप उसको एकदम से डिलीट नहीं कर सकते, आप उसको हटा नहीं सकते, लेकिन आप उसको अपने साथ ही अपने अंदर लेके आगे बढ़ सकते हो, आप आगे चल सकते हो। और इसीलिए व्हाट द पोएट इज सेइंग, स्टिल आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन। मैं अभी भी अपने अंदर वो जो मेरे पास्ट था, वो जो मेरी कठिनाइयाँ थी, मेरे जो पुराने बर्डन्स थे, अभी भी मैं अपने अंदर उनको क्या करता हूँ, अपने अंदर उनको लेकर चल रहा हूँ। ये जो ओपन रोड, ये जो लाइफ, फ्री लाइफ में जी रहा हूँ, ये जो फ्री लाइफ में चल रहा हूँ, उसमें अभी भी मेरे अंदर वो मेमोरीज है, वो पास्ट ओल्ड बर्डन्स है, बट उनके लिए अब वो बर्डन क्या है, वो डिलीशियस बर्डन है। बहुत बार ऐसा होता है कि पास्ट में, या जब हम when you were in child age, और बहुत during the journey of your life, कुछ चीज़ें होती है जिससे हम बहुत डर जाते हैं, या you find it very difficult to cope up with, whether examinations or anything, but आगे जाके, अब जाके आपको उस चीज़ पे हंसी आती है, राइट? होता है, but exactly the poet is not talking about that, but somewhere he is saying कि जो हमारे बर्डन्स होते हैं, जिनसे हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, जिनसे हम आगे नहीं बढ़ पाते, हम गिव अप कर देते, हम कोप अप नहीं कर पाते, तो आपको वो समझने की ज़रूरत है कि ये जो बर्डन्स है, ये बहुत डिलीशियस है। मतलब अगर भगवान ने आपको ये बर्डन्स दिया है, ये सिचुएशंस दिया है, तो ही हैज़ अ बेटर प्लान फॉर यू, एंड दैट इज़ वाई यू आर फेसिंग दैट। इसीलिए ये जो बर्डन्स है, ये जो कठिनाइयाँ आप फेस करें, कभी ना कभी आगे जाके कोप अप हो जाएगी, और आप भी आगे जाके इसको क्या मानोगे, आप इसको डिलीशियस बर्डन्स मानोगे। ओके, still here I carry my old delicious burden. I carry them, men and women, I carry them with me wherever I go. यहाँ पे वो क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलने के वे में ये लिख रहे हैं, आई कैरी दैम, मैं उसको अपने साथ लेकर चलता हूँ। मैन एंड वुमेन, मतलब जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं या पोम पढ़ रहे हैं, दैट इज मैन एंड वुमेन, ऑल द मैन एंड वुमेन। वुमेन में यहाँ पे स्पेलिंग इज WOMEN, बिकॉज दिस इज अ प्लूरल फॉर्म। WOMAN, दैट इज वुमेन, दैट इज द सिंगुलर फॉर्म। यहाँ पे सिर्फ ये एक वुमेन को नहीं, जितने भी रीडर्स हैं उनके लिए बोल रहे हैं कि आई कैरी देम मैन एंड वुमेन, आई कैरी देम विथ मी वेरेवर आई गो। जब भी मैं कहीं पे भी जाता हूँ, आप मेरी सब बात सुनो। ऑल द मैन एंड वुमेन हु आर रीडिंग दिस पोम अंडरस्टैंड
कि जब भी मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, मैं ये सब बर्डन्स को, ये सब ओल्ड ऑब्स्टेकल्स को, अपनी पास्ट मेमोरीज को एक डिलीशियस बर्डन समझ के, एक अच्छा बर्डन समझ के, एक एक्सपीरियंस समझ के आगे बढ़ता हूँ और मैं उसको अपने साथ लेकर चलता हूँ। कहाँ लेके जाता हूँ? वेर एवर आई गो, जहाँ भी मैं जाता हूँ मैं इन सब बर्डन को अपने साथ लेकर जाता हूँ। आई स्वेयर इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रिड ऑफ देम। रिड मतलब छुटकारा पाना, RID आप लिख लीजिए अगर आपको नहीं पता तो। यू कैन ऑल्सो यूज दिस वर्ड इन योर डेली लाइफ, ओके। रिड मतलब होता है छुटकारा पाना। आई स्वेयर मतलब वो बोल रहा है कि कसम से, स्वेरिंग, आई एम प्रोमिसिंग माई सेल्फ, मैं कसम खाता हूँ कि मेरे लिए इम्पॉसिबल यानी बहुत मुश्किल, नामुमकिन, मेरे लिए नामुमकिन है कि मैं ये सब चीज़ों को, अपने ऑब्स्टेकल्स को, अपनी मेमोरीज को, ओल्ड टाइम्स को भुला पाऊँ और उनको अपने साथ लेकर ना चलूँ, उनसे छुटकारा पाऊँ। यू नो क्या होता है बचपन में या कभी भी इन योर जर्नी, जब कोई बुरी चीज़ होती है ना आपके साथ, आपको वो ज़्यादा याद रहती है एज कम्पेयर टू द थिंग्स विच इज़ वेरी गुड विथ यू, यू नो। आपको अपना हैप्पी टाइम्स उतना याद नहीं रहेगा। आप हैप्पी टाइम्स में खुश होंगे, राइट, यू विल ऑलवेज चेरिश इट फॉर अ डे और टू। लेकिन द ओल्ड क्योर, आई कैन से द बिटर थिंग्स जो आप फेस करते हो अपनी लाइफ में पास्ट में, वो आप कभी भूल नहीं सकते। यू ऑलवेज रिमेंबर दैट फॉर योर लाइफ। एंड इसीलिए द पोएट इज सेइंग आई स्वेयर, जैसे हमारे लिए पोएट इज ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग, अगर वो चेंज हो सकते हैं तो हम भी चेंज हो सकते हैं। आई स्वेयर इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रिड ऑफ देम, मेरे लिए इम्पॉसिबल है कि मैं ये सब चीज़ें भूल पाऊँ और उनको छुटकारा पाऊँ। मैं उन सब चीज़ों से छुटकारा नहीं पा सकता। आई एम फिल्ड विद देम एंड आई विल फिल देम इन रिटर्न। मैं इन सब चीज़ों से भरा हुआ हूँ। किस चीज़ों से? ऑब्स्टेकल से, बर्डन से। एंड आई विल फिल देम इन रिटर्न, और मैं भी उनका रिस्पॉन्स करूँगा। मैं भी उनको, आगे जाके मेरे पास बर्डन्स आएंगे और मैं उनका सोल्यूशन निकालूंगा। मैं भी उनको अपने साथ लेकर चलूँगा। वो मुझे भरेंगे, मैं उनको भरूँगा, मतलब मैं उसका अच्छे से सामना करूँगा। वॉल्ट विटमैन, the name of the poet, okay. So I hope you got to understand the meanings, the difficult words. ये बहुत ही इंस्पायरिंग, बहुत ही मोटिवेटिंग पोम है। बहुत शॉर्ट पोम है बट बहुत मोटिवेटिंग है। जिस तरीके से आप पढ़ते हो, प्लीज़ अंडरस्टैंड, जिस तरीके से आप रीड करते हो, जिस तरीके से आप पढ़ते हो, जिस तरीके से आप समझते हो, जिस तरीके से आप रीड करते हो ना, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है किस तरीके से आप उसको समझ रहे हो और किस तरीके से आप उसको, जब आप रीड करते हो तो आप खुद को सुनो, एंड दैट इज़ हाउ यू गो। ओके, मैं एक बार इसका इंटोनेशन बता देती हूँ, एक बार ये पढ़ लेती हूँ, एंड देन आई टेल यू द नेक्स्ट टास्क। I do not want the constellations in any nearer. I know they are very well where they are. I know they suffice for those who belong to them. Still, here I carry my old delicious burdens. I carry them, men and women. I carry them with me wherever I go. I swear it is impossible for me to get rid of them. I am filled with them. Filled, okay, यहाँ पे कॉमा क्यों दिया है? बहुत देयर इज अ पैटर्न ऑफ राइटिंग इन इंग्लिश, आई विल टेल यू जब हम ग्रामर पढ़ेंगे। यहाँ पे FILL कॉमा D, दैट इज E, द एब्सेंट वर्ड इज E, सो filled मतलब भरा हुआ। I am filled with them and I will fill them in return. I hope you got this. नेक्स्ट क्लास में हम इसका अप्रिसिएशन और ब्रेनस्टॉर्मिंग पार्ट करेंगे। दैट इज जो चैप्टर्स, जो आपका क्वेश्चन आंसर्स हैं हम वो करेंगे। प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये पहले वाला पैटर्न नहीं है कि आपको पैसेज आएगा या अगर आप पोम पढ़ के चले जाओगे तो आपको सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछेंगे और आपको आंसर लिखना पड़ेगा। द पैटर्न इज टोटली चेंज, इसीलिए मैं इसके साथ आज क्लास पॉज कर रही हूँ और आगे मैं सेपरेट क्लास में, ताकि आप उसमें फुल्ली फोकस कर सके, मैं आपको अप्रिसिएशन सेपरेटली करवाऊंगी और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेपरेटली करवाऊंगी। एक बार आपका वो क्लियर हो जाए उसके बाद हम हर पोम के साथ ही अप्रिसिएशन और एक्टिविटी शीट को सॉल्व करेंगे। तब तक प्लीज़ मेक अ नोट्स ऑफ द डिफ़िकल्ट वर्ड्स। आप इसको रीड करो 2-3 बार,
रीड करोगे तो इससे आपका रीडिंग हैबिट भी इंक्रीज होगा और आपका एक मोटिवेशन भी आएगा समझने में चीज़ों को. एंड प्लीज़ डोंट स्टडी दिस एनी पोम और समथिंग इन द व्यू ऑफ सिलेबस प्रोस्पेक्ट. कोई भी चीज़ सिलेबस में है इसलिए मत पढ़ो, उसको अपनी लाइफ में इनकलकेट करो, अपनी लाइफ में लिखा और मज़ा आएगा पढ़ने में. ओके. Okay, tomorrow we'll be coming with the appreciation and activity sheet. उसके लिए again you have to be ready with a copy and a pen. अभी के लिए जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं उसको आप अंडरलाइन करके उसके मीनिंग्स लिखो. आपको जो भी लैंग्वेज में मीनिंग समझ में आते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, व्हाटएवर. एंड कोई ऐसा वर्ड है जो आपको स्टिल नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो. आई विल रिप्लाई यू. ओके. एंड प्लीज focus on a proper reading and pronunciations. And still if you don't know the pronunciations, drop message. I'll tell you how to pronounce it in the next class. Okay. Thank you so much guys. Have a good day.